हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल डीके फार्मा ट्यूटोरियल। गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंटीकोगुलेंट्स ड्रग के बारे में। तो गाइस, एंटीकोगुलेंट्स ड्रग का यूज़ हम मेनली कोगुलेशंस को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं। तो इसको हम समझते हैं एक डायग्राम से। तो गाइस, जैसे कि हमारा एक ब्लड वेसल्स है जिसमें ब्लड जो है वो क्लॉट हो चुका है। तो इस ब्लड के क्लॉट होने के कारण हमको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि हार्ट अटैक आ सकती है और जो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शंस। तो ये काफ़ी सारी दिक्कतें जो है इस ब्लड के क्लॉट हो जाने के कारण आ सकती है। तो इसी सारी प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करने के लिए हम एंटीकोगुलेंट्स ड्रग का यूज़ करते हैं। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो ये एक ऐसा एजेंट है जो कि कोगुलेशंस को प्रिवेंट कर देता है। ये मेनली जो कोगुलेशंस फैक्टर हैं उसके एक्शन को इनिबिट करके अपना एक्शन देते हैं या इंटरफेयर करते हैं कोगुलेशन फैक्टर के सिंथेसिस के साथ। तो हमने देखा था कि कोगुलेशन फैक्टर का जो सिंथेसिस कैसे होता है वो हमारे कोगुलेशन वाले वीडियो में का क्लासिफिकेशन है। तो एंटीकोगुलेंट्स ड्रग को हम मेनली 2 टाइप से क्लासीफाई किए हैं। पेरेंट्रल एंटीकोगुलेंट्स, इसमें आता है इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर। इसके एग्जांपल हैं हिपैरिन, लोअर मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन एंड इसके एग्जांपल्स हैं फर्दर एनोक्सापैरिन, रेविपैरिन एंड डेल्टेपैरिन। सेकेंड है डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर। इसमें आता है लेपिरुडिन एंड बिवालिरुडिन एंड एर्गेट्रोबेन। सेकेंड क्लास है हमारा ओरल एंटीकोगुलेंट्स। तो इसमें आते हैं विटामिन के एंटागोनिस्ट, ये मेनली कोमेरिन्स डेरिवेटिव होते हैं। इसके एग्जांपल आते हैं वारफेरिन सोडियम एंड डिहाइड्रोकोमेरिन एंड एथाइल बीसकॉम एसीटेट। थर्ड है डायरेक्ट फैक्टर 10 इनहिबिटर। इसके एग्जांपल हैं रिवारोक्साबैन एंड थर्ड है ओरल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर। इसके एग्जांपल्स हैं इंडेंडायोन्स एंड फेनिडायोन्स। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीकोगुलेंट्स ड्रग। अब हम देखेंगे पेरेंट्रल एंटीकोगुलेंट्स के बारे में। तो पेरेंट्रल एंटीकोगुलेंट्स का मेन एग्जांपल है हिपैरिन। तो हिपैरिन जो है वो मेनली प्लाज्मा एंटीथ्रोम्बिन थर्ड के साथ बाइंड हो जाता है और उसकी एक्टिविटी को एसिलरेट कर देता है। तो जब हिपैरिन 80 कॉम्प्लेक्स जो है फिर फर्दर किसके साथ बाइंड होता है, क्लोटिंग फैक्टर के साथ। हमारी जो इंट्रिंसिक पाथवे होती है इसको हम कॉमन पाथवे बोलते हैं। तो उसमें जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं जैसे कि फैक्टर सेकेंड, फैक्टर 9, फैक्टर 10, फैक्टर 11, फैक्टर 12, फैक्टर 13, तो इनके साथ ये बाइंड हो जाएंगे और इसको इनएक्टिवेट कर देते हैं। लेकिन ये इंट्रिंसिक पाथवे के फैक्टर 7 को के साथ बाइंड नहीं होता है। तो एंटीथ्रोम्बिन थर्ड क्या है, ये एक आइसोप्रोटीन है जो कि कंट्रोल करता है ब्लड के क्लोटिंग को। अब हम देखते हैं इसका मोड ऑफ एक्शन। तो जैसे कि हमने देखा था कि हिपैरिन जो है एंटीथ्रोम्बिन थर्ड के साथ बाइंड होता है, फिर ये कोगुलेशन फैक्टर के साथ बाइंड होगा और ये प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन के कन्वर्शन को भी प्रिवेंट कर देगा। तो अगर थ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो थ्रोम्बिन से फाइब्रिनोजिन एंड फाइब्रिन भी नहीं बनेगा, क्योंकि थ्रोम्बिन जो है ये इसके फाइब्रिनोजिन से फाइब्रिन के कन्वर्शंस के लिए काफ़ी इसेंशियल रोल प्ले करता है। तो अगर ये जो इसको हम क्लोटिंग फैक्टर सेकेंड भी बोलते हैं, तो अगर यही जो प्रोसेस जो है इनहिबिट हो जाएगा, ये प्रिवेंट हो जाएगा, थ्रोम्बिन का सिंथेसिस जो है प्रिवेंट हो जाएगा, तो फाइब्रिनोजिन से फाइब्रिन का नहीं बनेगा, जिसके कारण क्लोट का फॉर्मेशन नहीं होगा। देखते हैं इसका फार्माकोकाइनेटिक्स। इसका फार्माकोकाइनेटिक्स है, अगर हम इसको ओरली लेते हैं तो ये एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम इसको इंट्रावेनियसली लेते हैं तो ये इंस्टेंट एक्शन शो करते हैं। अगर इसको हम सबक्यूटेनियस लेते हैं तो ये इनकन्सिस्टेंट एक्शन शो करेंगे एंड इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर को एंड प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है। इसका मेटाबॉलिज्म मेनली लीवर में होता है और इसका एक्सक्रेशन जो है यूरिन के थ्रू होता है। अब हम देखते हैं कि इसका हम यूज़ क्यों करते हैं। तो जैसे कि हमने बात किया था कि अगर ब्लड जो है हमारे ब्लड वेसल्स में क्लॉट हो जाएगा तो बहुत सारी दिक्कत आती है, जैसे कि
पल्मोनरी एडेमास हो गया, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया, मायोकार्डियल इन्फेक्शंस, हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स। तो हम इसका यूज़ क्यों करेंगे? तो इसी प्रॉब्लम्स को हम एलिमिनेट करने के लिए इसका यूज़ करेंगे, जैसे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पोस्ट ऑपरेटिव वेनियस थ्रोम्बोसिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शंस एंड हीमोडायलाइसिस। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि एलोपेशिया। एलोपेशिया मीन्स होता है हेयर लॉस होना, हाइपर कैलेमिया, हीमोरेज एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। अब हम देखेंगे इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन, मतलब हमको हिपैरिन का यूज़ किस कंडीशन में नहीं करना है। तो अगर किसी पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है तो हिपैरिन का यूज़ जो है नहीं कर सकते हैं। लीवर सिरोसिस ऑफ लीवर, रीनल फेलवर एंड पेप्टिक अल्सर के केस में हम हिपैरिन का यूज़ नहीं करते हैं। अब हम देखते हैं ओरल एंटीकोगुलेंट्स के बारे में। तो इसका मेन एग्जांपल है विटामिन के एंटागोनिस्ट। विटामिन के एंटागोनिस्ट जो मेनली है ये कोमेरिन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। ये जो इसका जो मोड ऑफ एक्शन होता है, ये विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर का सिंथेसिस जो होता है उसको इनहिबिट कर देता है। वारफरिन जो है मोस्ट प्रीफर कोमेरिन एंटीकोगुलेंट्स है जो कि अवेलेबल होता है मार्केट में, और ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, मतलब प्रेगनेंसी के केस में हम ओरल एंटीकोगुलेंट्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं। नाउ वारफरिन क्या होता है हम जानते हैं। वारफरिन जो है मोस्ट पॉपुलर ओरल एंटीकोगुलेंट्स होता है। ये मेनली 4 हाइड्रोक्सी कोमेरिन रिंग जो है कंटेन करता है, मतलब इसमें 4 हाइड्रोक्सी कोमेरिन रिंग जो है इसके स्ट्रक्चर में होता है। वारफरिन विटामिन के डिपेंडेंट कोगुलेशन फैक्टर लाइक फैक्टर 7, फैक्टर 9, फैक्टर 10, फैक्टर सेकेंड को इनिबिट कर देगा। तो ये अगर ये कोगुलेशन फैक्टर जो है ये सिंथेसिस नहीं होगा तो हमारा क्लोटिंग भी नहीं होगा। विटामिन के epoxide is generated from vitamin K epoxide reductase that is inhibited by the warfarin। तो विटामिन के एपोक्साइड जो है, जो कि विटामिन के एपोक्साइड रिडक्टेज के थ्रू जनरेट होता है। तो विटामिन जो वारफरिन होता है वो इस एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देता है विटामिन के एपोक्साइड रिडक्टेज की, जिसके कारण विटामिन के एपोक्साइड का सिंथेसिस नहीं होता है, जो कि क्लोटिंग के लिए काफ़ी इसेंशियल होता है। इसका मोड ऑफ एक्शन, तो वारफरिन मेनली इस विटामिन के इपोक्साइड रिडक्टेज को इनहिबिट कर देगा, जिसके कारण विटामिन के इपोक्साइड जो है वो जनरेट नहीं हो पाएगा। तो अगर विटामिन के इपोक्साइड जनरेट नहीं होगा तो ये प्रोथ्रोम्बिन के जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर सेकेंड एंड 9 एंड 10 को इसका एक्टिवेशन नहीं होगा। तो क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेशन नहीं होगा, तो एक्टिवेट नहीं होंगे तो क्लोटिंग भी हमारी नहीं होगी। तो ये था मोड ऑफ एक्शन ऑफ वारफरिन। इसका फार्माकोकाइनेटिक है। इसका एडमिनिस्ट्रेशन मेनली ओरली होता है। डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये हाईली बाउंड होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन के साथ। इसका मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है साइटोक्रोम P450 के प्रेजेंट में, मतलब उसके द्वारा ही होता है। एक एंजाइम है जो कि पाया जाता है लीवर में। एक्सक्रेशन जो है इसका यूरिन के थ्रू होता है एंड फिसेस के थ्रू होता है। इसका यूज़ देखते हैं। इसका यूज़ हम मेनली कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के केस में करते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड एट्रियल फिब्रिलेशंस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड थ्रोम्बो एम्बोलिक स्ट्रोक। तो इसका यूज़ हम इस सारे कंडीशंस के लिए करते हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट है गम ब्लीडिंग, ब्लड इन यूरिन, डार्क स्टिकी ब्लड स्टूल एंड सीवियर हेडेक। तो इसमें बहुत सारी दिक्कत, जैसे कि हमारे यूरिन्स में ब्लड भी आने लगते हैं और स्टिकी ब्लडी स्टूल्स एंड सीवियर हेडेक्स। तो हेडेक भी बहुत होने लगती है अगर इसके साइड इफ़ेक्ट हो तो। नाउ ड्रग इंट्रैक्शन ऑफ वारफरिन। अगर वारफरिन का इंट्रैक्शन एस्पिरिन के साथ होता है तो ये वारफरिन के इफ़ेक्ट को पोटेंशिएट कर देता है। अगर वारफरिन जो है टेट्रासाइक्लिन के साथ इंटरेक्ट होता है तो ये वारफरिन के इफ़ेक्ट को पोटेंशिएट कर देता है। थर्ड है वारफरिन को अगर हम कोलेस्टाइरामाइन के साथ देंगे जो कि एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग है, तो ये वारफरिन के एब्जॉर्प्शंस को गट में इनहिबिट कर देगा।
तो ये था मोड ऑफ एक्शन ऑफ विटामिन के एंटागोनिस्ट, इसका एग्जांपल था वारफरिन। तो गाइस आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।